हाय देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूं फॉर सीएफए लेवल 1 स्टूडेंट्स। एंड सीएफए लेवल 1 में आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एफएसए से, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, और उसमें है इनकम स्टेटमेंट वाले चैप्टर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के ऊपर में चर्चा, एंड हाउ दिस standalone video can help you solve all the questions from basic EPS and diluted EPS। वो तो आपको इस वीडियो में बने रहने से ही मालूम चलेगा। Meanwhile वीडियो शुरुआत तो कर ही रहे हैं, but just in case you have not subscribed to the channel, do consider to subscribe the channel because there's a plenty of stuff that is waiting for you on this channel। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक ईपीएस की चर्चा शुरू करते हैं। When I'm discussing बेसिक ईपीएस तो आपको सबसे पहले समझा दूं बेसिक ईपीएस होता क्या है। बेसिक ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स विच इज नथिंग बट नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स, एंड देन वी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी एक तरह से देखा जाए देन वी आर टेकिंग द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल। जैसे ही हम ये काम करते हैं यू एक्चुअली क्रैक द थियोरेटिकल पॉइंट हियर, जो कि है अर्निंग पर शेयर। तो आपने अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर एक्चुअल में कैलकुलेट कर लिया। बट यहाँ पे कैच है, ऑब्वियसली इतना आसान तो ये है नहीं। यहाँ पे कैच ये है कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने में ही जान लग जाती है। ज्यादातर सवाल जो बेसिक ईपीएस पे होते हैं उन पे मैक्सिमम चैलेंज होता है ऑन द पॉइंट टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, आइए इसके लिए मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। इस एग्जांपल में नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास 1 जनवरी यानी कैलेंडर ईयर के हिसाब से मैं अपना फाइनेंशियल ईयर मान रहा हूं। तो 1 जनवरी को हमारे पास में 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं। 1 अप्रैल को हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और फर्दर 40,000। इसके अलावा स्टॉक डिविडेंड दिया गया है एवरी 10 शेयर पे 1 शेयर का, और ये दिया गया है 30th ऑफ अप्रैल को। एंड फाइनली एक रीपर्चेज हुआ है, यानी कि एक बायबैक हुआ है, एंड ये हुआ है 30,000 शेयर्स का। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर। इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड अवर ईयर विथ 1 लाख शेयर्स। इसके बाद में 40,000 शेयर्स हमने फर्दर इशू किए हैं 1 अप्रैल को। इसके अलावा 30th अप्रैल को एक स्टॉक डिविडेंड यानी कि एक बोनस मिला है। ये बोनस है फॉर एवरी 10 शेयर्स 1 शेयर। एंड फाइनली एक शेयर रिपर्चेज हुआ है, एंड शेयर रिपर्चेज मतलब बायबैक है, एंड ये है 30,000 शेयर्स का। हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसको कैलकुलेट करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप एक टेबल बना लें। ये टेबल ऑब्वियसली आपको लाइन खींच के नहीं बनानी है, बट एक मन में एक टेबल बना लें। इस टेबल में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स प्लॉट करना है, देन यू हैव एडजस्टमेंट, देन यू हैव नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग, एंड फाइनली वेटेड एवरेज। नाउ द मोस्ट क्यूरियस यू आर अबाउट द सेकेंड कॉलम विच इज एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट भला क्या चीज है? तो देखो ये एडजस्टमेंट एक्चुअली होता है फॉर एनी स्टॉक स्प्लिट और एनी स्टॉक डिविडेंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सिंस इस क्वेश्चन में एक स्टॉक डिविडेंड है, स्टॉक स्प्लिट भी होने से होता लेकिन एक स्टॉक डिविडेंड है, इस वजह से यहां पे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए नोट लिखा हुआ है, प्लीज इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, दैट स्टॉक डिविडेंड या फिर स्टॉक स्प्लिट जो भी होगा उसको आपको रिट्रोएक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं। इसका मतलब आपको बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से ही इसको अप्लाई करना होगा। इसका मतलब आपके पास में 1 लाख यूनिट्स पहले से आउटस्टैंडिंग थे, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि वो 1 लाख नहीं बल्कि 1,10,000, मैं 11 लाख बोलने वाला था, 1,10,000 शेयर्स होंगे। यानी 1 लाख शेयर्स इंटू 1.1 करना पड़ेगा। यानी आपको यह मानना पड़ेगा कि ये स्टॉक डिविडेंड भले ही दिया गया है 30th ऑफ अप्रैल को, लेकिन ये 1 अप्रैल से ही आपके साथ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो आपको अप्लाई करना है। हाँ ऑब्वियसली इसका एक और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक डिविडेंड हो जाने के बाद अगर कोई भी आपका ट्रांजैक्शन है, वेदर इट बी रिलेटेड टू न्यू शेयर इशूड और मे बी एनी रीपर्चेज, तो उस पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। So all the adjustments are required on the transactions which have happened before the stock dividend date. अब यहां पे अगर हम देखें अपने सवाल में तो स्टॉक डिविडेंड कब हुआ? 30th अप्रैल। 30th अप्रैल से पहले हमें 2 ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स एज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो उस पे भी ये एडजस्टमेंट लगेगा। एंड सेकंड है अपना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल, तो उस पे भी ये लगेगा। दोनों पे आप देख सकते हैं मैंने एडजस्टमेंट करी है 1.1 की। नाउ व्हाई 1.1? बिकॉज ऑन एवरी 10 shares you are getting a dividend और stock dividend of 1 share। तो यहां पे आपको 1.1 यानी कि एक शेयर पे 0.1 शेयर आपको मिल रहा है, इसीलिए एडजस्टमेंट लगाना है 1.1 का। अगर यही होता ऑन एवरी 10 shares 2 shares तो हम लगाते 1.2 एंड सो ऑन।
क्लियर। तो ये अपनी एडजस्टमेंट हुई। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी शेयर्स की हम बात करें वो कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे इन द करेंट कैलेंडर ईयर। तो अगर हम 1 जनवरी वाले शेयर्स की बात करें तो 1 लाख शेयर्स पूरे 12 महीने तक हमारे साथ रहे होंगे। सो 12 मंथ्स मैंने लिखा नेक्स्ट कॉलम में। इसके अलावा नेक्स्ट जो शेयर्स हैं वो 1 अप्रैल को इशू हुए हैं। 1 अप्रैल को इशू होने वाले जो शेयर्स हैं उसको आपने रखा कितने दिन, 9 मंथ्स। आप कैलकुलेट कर लीजिए, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक कैलकुलेट कीजिए, 9 मंथ्स हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को स्टॉक डिविडेंड अलग से कोई भी ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। द रीजन बीइंग स्टॉक डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट में कैप्चर हो चुका है। फाइनली वी हैव 30,000 शेयर्स विच आर एक्चुअली नेगेटिव साइंड। तो अगर आप यहां देखेंगे तो इसको मैंने ना नेगेटिव डाल रखा है। व्हाई? बिकॉज ये कोई शेयर इशू नहीं हुआ है बल्कि शेयर रीपर्चेज हुआ है। शेयर रीपर्चेजेस आर गोइंग टू अल्टीमेटली डिक्रीज योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स एंड दैट इज व्हाई दिस हैज बीन रिटन इन नेगेटिव। बस अब क्या करना है, आसान है। आपको नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं, उससे एडजस्टमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग है उसको डिवाइड करना है 12 से। सो इट इज गोइंग टू बी 12/12 फॉर द फर्स्ट केस, सेकंड केस में 9/12 एंड उसके बाद में 4/12। इसको आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वही है आपके लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बहुत ही सिंपल सा ये एक टेक्निक बन गया है, एक बहुत ही सिंपल तरीका बन गया है जिससे हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रिपेयर दीज 4 कॉलम्स। ये 4 कॉलम बनाइए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। एंड यस, अगर आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हो गया तो उसके बाद बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना काफी ज्यादा आसान है। बेसिक ईपीएस के लिए आप करेंगे नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड। नेट इनकम इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से जैसे ही आप प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कर देंगे यू विल गेट पाफेश यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज डाइल्यूटेड ईपीएस। अब यही है सारी झमेले की शुरुआत। ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है डाइल्यूटेड ईपीएस को सॉल्व करने में, और डाइल्यूटेड ईपीएस को जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम्स कहां कहां होती है वो सारे पॉइंट्स मैंने नोट करा रखे हैं। सबसे पहले प्लीज नोट कीजिए कि जो आपके डाइल्यूटेड ईपीएस है वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा तभी ये कैलकुलेट होता है जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ना कॉम्प्लेक्स नेचर का है। व्हाट डू आई मीन बाई कॉम्प्लेक्स नेचर? मैं कॉम्प्लेक्स नेचर जब बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कन्वर्टिबल्स होने चाहिए, यानी कि कन्वर्टिबल प्रेफर्ड शेयर्स होने चाहिए या फिर कन्वर्टिबल डेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में स्टॉक वारंट्स या फिर स्टॉक ऑप्शंस है तो उससे भी ये काम बन जाएगा। बेसिकली इनके प्रेजेंस से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, एंड बिकॉज योर कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स यू नीड टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है, डाइल्यूटेड ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 स्टेप्स का काम लेना पड़ेगा। नंबर 1, even though the question specifically asked for diluted EPS, you will still have to calculate basic EPS as well. ऐसा क्यों है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट बेसिक ईपीएस के बिना प्लीज डोंट प्रोसीड ऑन टू एनी क्वेश्चन। प्लीज डेफिनेटली सॉल्व बेसिक ईपीएस। इसके अलावा आप एंटी डाइल्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसको भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? एंटी डाइल्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको बेसिकली ये देखना है कि आपका ये फीचर्स मैच हो रहा है कि नहीं। मैं भी इस पे आऊंगा, 1 मिनट मुझे दीजिए। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग एंटी डाइल्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। थर्ड स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है। डाइल्यूटेड ईपीएस आते ही आपका आंसर आ जाएगा एंड द गेम इज ओवर। यहां पे हमको ये समझना पड़ेगा कि डाइल्यूटेड ईपीएस निकलता कैसे है। तो इसका फॉर्मूला है कि आप नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड तो पहले ही करते थे, करेक्ट? सो यू यूज्ड टू डू दैट। ये करने से आपका पाफेश आता है। ये बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में भी आप करते हो, लेकिन देन यू विल हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट टू द न्यूमरेटर एंड यू विल हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट टू द डिनोमिनेटर। इस न्यूमरेटर के एडजस्टमेंट को मैंने लिखा है न्यूमरेटर एडजस्टमेंट एंड डिनोमिनेटर के एडजस्टमेंट को मैंने लिखा है डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट। आप देखेंगे तो बेसिक ईपीएस वाले ही फॉर्मूले में बस कुछ आइटम न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है और कुछ आइटम डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है। बेसिक सिंपल चीज, करेक्ट? सो बेसिक ईपीएस का अगर आपको फॉर्मूला याद है विच इज नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि ये एंटी डाइल्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो इसका मैं आपको पूरा रीजनिंग समझाता हूं। हम डाइल्यूटेड ईपीएस इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारा मानना यह है कि जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि आपके पास में कुछ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हैं, तो आगे कभी ना कभी जाकर के वो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। When those will be converted into equity shares, then in that case कंपनी की जो अर्निंग्स है वो ज्यादा शेयर्स पे बटेंगी
एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द कंपनीज ईपीएस विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। कंपनी का ईपीएस एकदम से गिरेगा। व्हाई? बिकॉज उतने ही खाने में ज्यादा खाने वाले लोग हो गए। तो जब आपके उतने ही अर्निंग में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो दिस विल डिक्रीज योर ईपीएस इन द कमिंग पीरियड, जब भी जाकर के वो कन्वर्टेबल एक्सरसाइज हो जाएंगे। अब ऐसे में आज अगर आप एक शेयर होल्डर हैं तो यू वुड वांट टू नो कि आगे ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज कंपनी के पास अगर कन्वर्टिबल्स हैं तो आगे जाकर के इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं, और कल को आगे जाकर के इक्विटी शेयर्स इशू हुए तो उसकी वजह से ईपीएस गिर सकता है। तो ऐसे में आपको ये कम्युनिकेट कैसे करें कंपनी के मैनेजमेंट कि हाँ भाई हमारा ईपीएस आगे जाकर के कम हो सकता है। सो इन दैट केस दे कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। बट डाइल्यूटेड ईपीएस को रिपोर्ट करने का एक ही एजेंडा है कि आगे जाके ईपीएस कम होना चाहिए। बट कभी कभी कुछ कुछ इंस्टेंसेस में ईपीएस कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ जाता है। व्हेन द ईपीएस एक्चुअली इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस डाइल्यूशन, तो फिर उसे हम डाइल्यूशन कह ही नहीं सकते, वो बन जाता है एंटी डाइल्यूटिव। अब ये एंटी डाइल्यूटिव को हम चेक कैसे करते हैं? वेल, इसको चेक करने के लिए हमको एकदम बेसिक एक फ्रैक्शन बनाना है, और वो बेसिक फ्रैक्शन ये है कि जो हमारा न्यूमरेटर का एडजस्टमेंट है उसको डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर के एडजस्टमेंट से, एंड इफ दिस इज लेसर देन बेसिक ईपीएस तो समझ लेना कि आपके शेयर्स जो हैं, आपके जो कन्वर्टिबल्स हैं, वो डाइल्यूटिव नेचर के हैं, एंड यू शुड गो अहेड टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। बट कई बार ऐसा भी होगा कि आपका न्यूमरेटर एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट बेसिक ईपीएस से ज्यादा हो जाएगा। इन दैट केस योर सिक्योरिटीज वुड बी एंटी डाइल्यूटिव एंड देयर इज नो पॉइंट टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि फिर वो डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ जाएगा। वैसा कुछ होता ही नहीं है, करेक्ट? सो यू नीड नॉट कैलकुलेट एनी डाइल्यूटेड ईपीएस व्हेन द सेकंड कंडीशन इज होल्डिंग ट्रू। एक बार याद रखिएगा इसको कि न्यूमरेटर एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट करने से इफ इट इज ग्रेटर देन बेसिक ईपीएस देन इट इज एंटी डाइल्यूटिव। इसकी मैं प्रैक्टिस करूंगा, चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ये है कि आपको डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए ना जब भी कैलकुलेशन करनी होगी आपको इंडिविजुअली एक एक सिक्योरिटी के लिए करनी होगी। यानी ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं जहां पे एक ही सवाल के अंदर दे आर गिविंग यू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फिर स्टॉक ऑप्शंस, वारंट्स, कुछ भी। तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको एक बार में एक ही सिक्योरिटी को टेस्ट करना है। यानी अगर आप एक सिक्योरिटी को उठाओगे, फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, तो पहले ये चेक कीजिएगा कि वो डाइल्यूटिव है या नहीं है। जब ये एस्टैब्लिश हो जाए कि यस वो डाइल्यूटिव है तो फिर नेक्स्ट सिक्योरिटी को टेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट सिक्योरिटी को टेस्ट करने से अगेन यही रूल आपके ऊपर लागू होता है कि वो डाइल्यूटिव है कि नहीं है। अगर वो डाइल्यूटिव है तो ही उसको यूज कीजिएगा, नहीं तो एंटी डाइल्यूटिव होने पे छोड़ दीजिएगा। फाइनली हमें डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना होगा जिसका फॉर्मूला मैंने ऊपर समझाया था। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन और वारंट्स को लेकर के। वेल, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसके लिए वरी नहीं करना चाहिए। सीएफए लेवल 1 में ज्यादातर जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं अराउंड ऑप्शंस एंड वारंट्स, वो सारे क्वेश्चंस में मोस्ट लाइकली ये डाइल्यूटिव नेचर के ही होते हैं। यानी वारंट्स और ऑप्शंस आमतौर पे बेसिक ईपीएस को उल्टा कम ही करेंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम ही आएगा। सो इन दैट केस यू विल हैव टू अप्रोच इट एंड यू विल हैव टू गो अहेड इन द क्वेश्चन। तो आपको उसमें डाइल्यूटेड या एंटी डाइल्यूटिव को चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपके जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, उस केस में डेफिनेटली एक एंटी डाइल्यूशन का टेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा और वो चीज जरूर से टेस्ट कीजिएगा। फिलहाल एक एक करके एग्जांपल्स में चलते हैं। पहला एग्जांपल हमारे सामने जो है वो है नेट इनकम। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। हमारा पहला एग्जांपल ये है कि यहां पे हमको नेट इनकम दिया हुआ विच इज $3.5 मिलियन। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ 1 मिलियन। Number of preferred shares भी दिया हुआ which is 40,000 shares. These could be converted, each share could be converted into 5 shares of equity. यानी आपके यहाँ पे इक्विटी शेयर्स जो हैं, यानी जिसे हम कॉमन शेयर्स कहते हैं, ये कॉमन शेयर्स अगर ये बन गए तो ये 2 लाख एडिशनल इक्विटी शेयर्स तब्दील कर देंगे। यानी पहले से हमारे पास में 1 मिलियन है, इसके अलावा 2 लाख यानी 200,000 और फर्दर ऐड हो जाएंगे। तो ये एक पोटेंशियल डाइल्यूशन का केस हो सकता है। इधर प्रेफर्ड डिविडेंड जो ऑलरेडी हम दे रहे हैं वो है $10 पर शेयर। तो हर शेयर पे, हर प्रेफर्ड शेयर पे $10 का ऑलरेडी प्रेफर्ड डिविडेंड भी जा रहा है। हमें ये चेक करना है कि ये प्रेफर्ड डिविडेंड जो है, ये जो कन्वर्टेबल प्रेफर्ड डिविडेंड्स हैं या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो डाइल्यूटिव नेचर के हैं या नहीं। आइए चेक करते हैं। पहला आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप में मैंने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करवाया है। व्हाई आर वी डूइंग सो? मैंने आपको रीजन बताया था। इवन इफ डाइल्यूटेड ईपीएस हैव बीन आस्क्ड, यू स्टिल नीड टू कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। तो यहाँ पे बेसिक ईपीएस कैसे निकलेगा? वी नीड टू टेक अवर नेट इनकम। नेट इनकम से हम डिडक्ट करेंगे हमारा प्रेफर्ड डिविडेंड।
यहां पे देखिएगा आपके पास में प्रेफर्ड नंबर और जो शेयर्स हैं वो है 40,000, 40,000 पे हर एक पे जो आपका डिविडेंड जा रहा है वो जा रहा है $10 का। सो ऐसे में टोटल 400,000 का यानी कि $4 लाख का आपका यहाँ पे पीडी हो गया, प्रेफर्ड डिविडेंड हो गया। सो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, वी हैव डन दैट। इसके अलावा वी विल डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच इन दिस केस इज डायरेक्टली गिवन, कोई वेटेड एवरेज करने की जरूरत नहीं है, एंड द रिजल्ट इज 3.10। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इससे पहले कि आप डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करें, प्लीज एक बार चेक तो कर लो कि आपके ये शेयर्स जो हैं वो एंटी डाइल्यूटिव है या फिर डाइल्यूटिव है। इसके लिए न्यूमरेटर एडजस्टमेंट और डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट क्या होगा वो समझना पड़ेगा। न्यूमरेटर एडजस्टमेंट में हम यहां पे वापस सारे के सारे उस प्रेफर्ड डिविडेंड को ऐड बैक कर देंगे जो इन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैच, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं। यहां पे ये सोचते हैं कि जितना भी आपने प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस किया था आपको पूरा का पूरा वापस इसमें ऐड करना है। दिस इज नॉट ट्रू। इस सवाल में, इस एग्जांपल में मैंने ये माना कि मेरे जितने भी प्रेफर्ड शेयर्स थे वो सारे के सारे कन्वर्टेबल नेचर के हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे पोर्शन ऑफ अ प्रेफर्ड शेयर इज कन्वर्टेबल एंड द रिमाइंडर इज नॉट। ऐसे में यू विल हैव टू ऐड बैक द प्रेफर्ड डिविडेंड ऑफ ओनली दोज प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इन नेचर। अच्छे से समझते हैं क्यों ऐड करना है। ऐड इसलिए करना है क्योंकि अगर हम ये मान रहे हैं कि आगे जाकर के ये कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कन्वर्ट होकर के इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली इन शेयर्स पे फिर कोई डिविडेंड जाएगा भी नहीं। यानी आप जो अभी तक बात बोल रहे थे कि आपकी इनकम है $3.5 मिलियन और उसमें से $4 लाख आप प्रेफर्ड डिविडेंड दे रहे हो, वो डिविडेंड तो जाएगा ही नहीं ना दरअसल, अगर आपके यही प्रेफर्ड शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं। इसीलिए इसको ऐड बैक किया गया है। मेरे क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे 4 लाख को माइनस करके वापस 4 लाख ऐड किया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पीडी ऐड बैक होगा, पीडी उतना ही ऐड बैक होगा जितना कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर से रिलेटेड है, अदरवाइज मत कीजिएगा ऐड बैक। इस बात को शायद 2-3 बार सुनना पड़ेगा, रिवाइंड करके सुनिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अप इज डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट। अगर मैं डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहां पे 40,000 प्रेफर्ड शेयर्स है और हर एक प्रेफरेंस शेयर्स आगे जाकर के 5 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो नंबर ऑफ शेयर्स जो फर्दर एड अप होंगे वो होंगे 2 लाख, तो यहां पे हमने 2 लाख भी ले लिया। नेक्स्ट हमें न्यूमरेटर एडजस्टमेंट बाय डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट करना है। अब न्यूमरेटर एडजस्टमेंट जो है हमारा वो है $4 लाख, डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट है 2 लाख शेयर्स, इसका वैल्यू आ रहा है 2 एंड 2 इज सर्टेनली लेसर देन आवर बेसिक ईपीएस व्हिच वाज 3.1। यानी ये चीज हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि ये प्रेफर्ड शेयर्स जो हैं, ये कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स जो हैं, ये डाइल्यूटिव नेचर के हैं, और अगर ये डाइल्यूटिव नेचर के हैं देन वी कैन मूव अहेड टू कैलकुलेट द डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस अगर मैं बात करूं तो इसको कैलकुलेट करना काफी आसान है। इसके लिए वी हैव टेकन नेट इनकम, वी हैव डिडक्टेड पीडी एट फर्स्ट ताकि हमारा बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर आ जाए, लेकिन फिर इसमें हमने न्यूमरेटर एडजस्टमेंट वापस ऐड बैक किया विच इज $4 लाख। सो वापस हमने पूरा पीडी ऐड बैक किया, डिवाइड हमने किया बाय नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग, एंड इसमें डिनोमिनेटर ऐड किया जो न्यू शेयर्स इशू हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन। तो ये चीज हमने किया, रिजल्ट आया 2.92 पर शेयर। नाउ दिस इज फैंटास्टिक क्योंकि हमारा बेसिक ईपीएस आया 3.1। अगर डाइल्यूटेड ईपीएस इससे कम आया तो समझ लीजिए आप करेक्ट कर रहे हो। कल को अगर आपका डाइल्यूटेड ईपीएस ज्यादा आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपने जो टेस्ट किया था डाइल्यूटिव वर्सेस एंटी डाइल्यूटिव का, शायद वो रॉन्ग था। ठीक है, एनीवेज ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए आज, ठीक है ना, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगेन आपको नेट इनकम दिया हुआ है $2.5 मिलियन का। $1 मिलियन आपके पास, सॉरी 1 मिलियन शेयर्स आपके पास में आउटस्टैंडिंग है। डिबेंचर इज 5% डिबेंचर, सो दिस डिबेंचर इज कैरिंग अ 5% इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट, एंड यहाँ पे 2 मिलियन का ये डिबेंचर है। नाउ दीज डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 2,40,000 शेयर्स। ईच नहीं होगा, प्लीज इग्नोर दिस वर्ड ईच, ठीक है ना, ईच कैसे हो सकता है, बेसिकली 2,40,000 शेयर्स इसमें से कन्वर्ट होकर के निकल सकते हैं। सो अगेन दिस इज अ कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड इसी वजह से हमें डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज टैक्स रेट गिवन इज 30%. So now, first we will calculate basic EPS. For calculation of basic EPS, we will do the basic maths, यानी कि net income minus preferred dividend. इस क्वेश्चन में preferred dividend नहीं है, so just net income, which is 2.5 million. We will divide it by total number of shares, which is 1 million. तो हमारा basic EPS आ रहा है 2.5 million.
अब हम इसमें एक न्यूमरेटर एडजस्टमेंट और डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट करेंगे। न्यूमरेटर एडजस्टमेंट वापस उसी सोच से करेंगे कि अगर ये डिबेंचर्स कल को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उस केस में तो हमारे ये इक्विटी शेयर्स बनने के बाद में इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली माई पॉइंट, इंटरेस्ट नहीं जाएगा, तो इस इंटरेस्ट को वापस एड बैक करना पड़ेगा। बट वेट अ मिनट, इस इंटरेस्ट को अगर आपने ऐसे ही ऐड कर दिया देन यू आर गोइंग टू बी इन अ बैड सिचुएशन। क्यों? क्योंकि आप जब नेट इनकम में कोई एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट दैट एडजस्टेड अमाउंट और दैट एडजस्टमेंट अमाउंट इज आल्सो आफ्टर टैक्स, दैट कैन नॉट बी प्री टैक्स, एंड इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स आइटम। याद है ना, पहले ईबीआईटी आता है यानी ऑपरेटिंग इनकम आता है, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तब जाके आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तब जाके आता है पैट। सो इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स आइटम, एंड इसीलिए इंटरेस्ट को हम जब ऐड करेंगे तो हमें उसे पोस्ट टैक्स बेसिस पे ऐड करना होगा। जब हम इसे पोस्ट टैक्स बेसिस पे ऐड करें तो आप देखिए $2 मिलियन के हमारे डिबेंचर्स थे, उस पे 5% हमारा कूपन अमाउंट आता है यानी इंटरेस्ट अमाउंट आता है, बट उसका 70% ही हम ले रहे हैं। Why? Because 30% is the tax treatment and after tax item is only the 70% remainder area. So that is $70,000. तो हमारा न्यूमरेटर एडजस्टमेंट आ गया। अगेन इसी पॉइंट को शायद आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। एक पोस्ट टैक्स आइटम में पोस्ट टैक्स ही ट्रीटमेंट हो सकता है, इसीलिए इंटरेस्ट को हमने पोस्ट टैक्स कन्वर्ट किया, नहीं तो ये $1 लाख आ रहा होता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑन अवर रडार इज डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट। डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि ये अगर डिबेंचर्स कल को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए देन इट वुड बी 2,40,000 शेयर्स। सो वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वी हैव टेकन दिस। नेक्स्ट हमें डाइल्यूशन या एंटी डाइल्यूशन का चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम न्यूमरेटर एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट को चेक करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बेसिक ईपीएस। यहां पे हम करने वाले हैं 70,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000, इसकी वैल्यू आ रही है 0.29 एंड डेफिनेटली दिस इज लेसर देन 2.5। इसका मतलब ये डाइल्यूटिव नेचर का है, एंड अगर ये डाइल्यूटिव नेचर का है देन वी विल गो अहेड, हम आगे जाएंगे। आगे जाते हुए हमें अपने ऑलरेडी नेट इनकम में ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर एडजस्टमेंट को, और अपने ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट को। हम जैसे ये काम करेंगे हमारा यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा विच इज 2.07 पर शेयर। Again, if you will observe, this 2.07 is certainly lesser than 2.5, which was our basic EPS. तो diluted basic से कम होना चाहिए, अगर कम है so celebrate that you are right. आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स खत्म नहीं हो रहे, तो अगर जस्ट इन केस आप थक गए हैं प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा। मैं नहीं थका हूं, मैं शुरू कर रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं इनटू अवर थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट अप इज एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 की बात करूं तो यहां पे अपने को नेट इनकम दिया हुआ है 2.4 मिलियन। 2.4 मिलियन का अपने पास में डॉलर्स में ऑब्वियसली दिया हुआ है नेट इनकम। इसके अलावा दे हैव गिवन अस नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच इज अगेन 1 मिलियन। सिर्फ सेम नंबर्स ही मैंने बार बार लिए हैं। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो स्टॉक ऑप्शंस हैं 2 लाख, 2 लाख स्टॉक ऑप्शंस हैं जिनका एक्सरसाइज प्राइस है $15 पर डॉलर, $15 पर शेयर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस स्टॉक ऑप्शन को किसी भी आपके एम्प्लॉय ने या फिर कोई भी मैनेजमेंट ने अगर इसको एक्सरसाइज किया तो उनको $15 पर शेयर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। माइंडेड, यहां पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 लाख, तो 2 लाख को अगर सभी लोगों ने एक्सरसाइज कर दिया देन दे विल बी गिविंग द कंपनी 2 लाख इंटू $15 पर शेयर in order to exercise this option and get a share in return. अब इन्हीं शेयरों की आज के दिन बाजार की कीमत है $20। Now this is interesting. ये क्यों दिया हुआ रहता है? और हर बार जब ऑप्शंस डिस्कस होंगे, वारंट्स डिस्कस होंगे, तो करंट मार्केट प्राइस भी दिया हुआ रहेगा। वो इस वजह से क्योंकि यहां पे अप्लाई होगा ट्रेजरी मेथड, ट्रेजरी स्टॉक मेथड। वो मेथड क्या है समझाता हूं, एकदम सिंपल सा मेथड है। इधर में ना हमको ये मानना पड़ेगा कि हम लोग के ये ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे तो इससे 2 लाख न्यू शेयर्स जनरेट हो जाएंगे। आप खुद ही सोचे जरा, अगर ऑप्शंस है तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन कोई ना कोई तो एक्सरसाइज करेगा। when they will exercise all these options then the company will have to issue 2 lakh new shares, that is true, बट कंपनी को इस 2 लाख न्यू शेयर्स से मिलेंगे कुछ फंड्स। वो फंड होगा 2 लाख शेयर्स इंटू $15 पर शेयर, जो कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का प्रीमियम मिलेगा कंपनी को। जब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा एंड कंपनी को $15 करके पेमेंट होगा तो कंपनी के पास एक कॉर्पस आ जाएगा। दैट कॉर्पस विल बी 2 लाख शेयर्स इंटू $15, आई रिकॉन वो $30 लाख हो जाता है यानी 3 मिलियन हो जाता है।
अब ऐसे में कंपनी क्या करे उस फंड का, कंपनी विल रीपरचेज इट शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। यानी एक तरफ तो स्टॉक ऑप्शंस इशू करके नए शेयर्स इशू किए, लेकिन उसके बाद वापस उसी फंड अवेलेबल से वापस शेयर्स रीपरचेज कर लेगी कंपनी। क्या ऐसा सच में होने वाला है? ऑब्वियसली नॉट, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे, हम ये मानेंगे कि कंपनी ऐसा करेगी। यानी एकदम से जोर से डाइल्यूशन नहीं होगा, यहां पे डाइल्यूशन कम होगा, बिकॉज कंपनी के पास जो भी फंड आएगा उस फंड को कंपनी वापस उन्हीं शेयर्स को मार्केट से रीपरचेज करेगी। अब किस रेट पे करेगी? $20 पे। द मार्केट रेट इज $20। सो ऐसे में आप यहां समझिए क्या हो रहा है। हम यहां पे डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट में ऐसा मान रहे हैं कि कंपनी ने सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज करवा दिए, तो नए शेयर्स इशू हुए 2 लाख। उस 2 लाख शेयर्स पे $15 करके कंपनी को मिले हैं फंड्स, जिसको कंपनी $20 पर शेयर पे रीपरचेज कर देगी। बिकॉज द स्टॉक्स आर बीइंग रीपरचेज्ड हियर, आप देख सकते हैं इसके आगे मैंने माइनस लगाया है। एंड हम लोग नेट में ये देखेंगे कि कंपनी के नेट में 50,000 शेयर्स ही इशू होंगे इस ऑप्शंस की वजह से। यानी कंपनी इशू तो कर रही है 2 लाख शेयर्स, लेकिन वापस रीपरचेज कर ले रही है 1,50,000। सो नेट नेट कंपनी का 50,000 शेयर्स फर्दर इशू होगा बिकॉज ऑफ दीज ऑप्शंस। इसी मेथड को हम कहते हैं ट्रेजरी स्टॉक मेथड। बहुत आसान सा मेथड है और छोटा सा एक अजम्पशन है कि कंपनी के पास जो फंड्स आएंगे उस कंपनी से क्या करेगी, कंपनी विल रीपरचेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट, एंड मार्केट से परचेज करने के लिए जो भी उस समय डॉलर का रेट होगा उसके हिसाब से। इन द गिवन केस $15 में एक्सरसाइज हुआ और $20 में वापस रीपरचेज हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात का। सो न्यू शेयर्स एडेड इज 50,000। नेक्स्ट अप इज डाइल्यूशन का सर चेक करना है? वैसे तो नहीं करना, क्योंकि ऑप्शंस के केस में आपके न्यूमरेटर में कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है, डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट जरूर हुआ है। सो ऐसे में आपका बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटेड ईपीएस डेफिनेटली कम ही आएगा। सो यू नीड नॉट चेक द डाइल्यूशन और एंटी डाइल्यूशन इन केस ऑफ स्टॉक ऑप्शंस एंड वारंट्स। बट हियर इज अ कैच। कब चेक करना पड़ेगा? तब चेक करना जब एक्सरसाइज प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम नहीं बल्कि ज्यादा है। यानी कि स्टॉक ऑप्शंस एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है $25 पर शेयर, लेकिन करंट मार्केट प्राइस इज ओनली ₹20 पर शेयर और $20 पर शेयर, देन इन दैट केस यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डू द डाइल्यूशन टेस्ट एज वेल। ये चीज का ध्यान रखिएगा। फाइनली इसके अलावा हम डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना आसान है। फॉर दैट वी हैव टेकन नेट इनकम एंड देन वी हैव डिवाइडेड इट बाय टोटल एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच इज 1 मिलियन, एंड वी हैव एडेड द नेटेड नंबर ऑफ शेयर्स दैट हैव बीन एडेड बिकॉज ऑफ द स्टॉक ऑप्शंस व्हिच इज 50,000। ये करने के बाद में हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस आया 2.29। अगेन 2.29 इज डेफिनेटली लोअर देन 2.40, यानी कि बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटेड ईपीएस कम है, एंड फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस दैट दिस इज राइट। बट इसी सारी बीच में मैंने इतनी देर से आपको डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में डराया है कि प्लीज आप एक बार डाइल्यूशन चेक कर लेना, ये देख लेना कि डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव। एक एग्जांपल तो ऐसा बनता ही है जहां पे आप इसको चेक भी कर पाए। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। इस एग्जांपल में अगर आप नोटिस करेंगे तो नेट इनकम वापस वही है, पुराना एग्जांपल मैंने लिया है। नंबर ऑफ शेयर्स 1 मिलियन है, तो बेसिक ईपीएस यहां पे आएगा 3.5, जो कि अच्छा प्रेफर्ड डिविडेंड है इस सवाल में। ओके, मैं थोड़ा हड़बड़ मचा रहा था। इस सवाल में प्रेफर्ड डिविडेंड है 40,000 शेयर्स, जिन पे $10 करके डिविडेंड देने का कंपनी ऑलरेडी एक कमिटमेंट कर रखी है। सो ऐसे में आपकी जो इनकम है $3.5 मिलियन की, उसमें से $4 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, जिसकी वजह से योर पाफेश विल बी लोअर, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो बेसिक ईपीएस आ रहा है 3.10। अब इस प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर के मुझे हो रहा है थोड़ा सा संदेह मतलब डर तो नहीं बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा ना कॉशन किस लिए? क्योंकि यहां पे ना एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए इसका डाइल्यूशन क्या हो रहा है, एंटी डाइल्यूटिव है कि डाइल्यूटिव है। तो यहां पे अपने को पता चल रहा है कि ये जो शेयर्स हैं 40,000 शेयर्स प्रेफर्ड शेयर्स, वो कन्वर्ट होकर के 3 शेयर्स ऑफ इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो इन केस ऑल दीज शेयर्स आर कन्वर्टेड, दीज विल क्रिएट 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट चेक करना है। तो देखो न्यूमरेटर में तो वापस सारा का सारा डिविडेंड ऐड बैक हो जाएगा। इन 40,000 प्रेफर्ड शेयर्स कल को ये अगर कन्वर्ट हो गए और इक्विटी शेयर्स बन गए तो इन पे डिविडेंड जाएगा ही नहीं। सो 40,000 शेयर्स पे $10 के हिसाब से $4 लाख विल बी एडेड बैक अगेन। सो न्यूमरेटर एडजस्टमेंट विल बी 4 लाख divided by denominator adjustment. Denominator adjustment की अगर मैं बात करूं, then we are going to take up those number of shares which are going to be freshly added into the equity. तो वो equity में जाएंगे 40,000 shares into 3 यानी 1,20,000 shares, and वो आ गया यहाँ पे denominator में।
नाउ इफ वी विल चेक दिस, तो हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट करके देख रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है 3.33। नाउ दिस इज ग्रेटर देन बेसिक ईपीएस। ये बेसिक ईपीएस से ज्यादा है। हमारा बेसिक ईपीएस आया था 3.1 while this is 3.33। क्लियरली दिस इज अ केस ऑफ एंटी डाइल्यूटिव नेचर। तो ये एंटी डाइल्यूटिव नेचर का है, यानी ये बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटेड ईपीएस को बढ़ा देगा, घटाएगा नहीं। बट स्टिल अगर आप ये गलती करते हो, आप इस टेस्ट को नहीं करते हो और आगे बढ़ते हो, तो आप डाइल्यूटेड ईपीएस में अभी भी संभल सकते हो। आप जब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करोगे, अगेन यूजिंग द सेम फंडा, यानी नेट इनकम में पीडी माइनस किया, वापस वो पीडी ऐड किया जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है, एंड डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स प्लस डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट से। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा 3.13। If your diluted EPS is 3.13 and your basic EPS is only 3.10, clearly it is established that your diluted EPS is wrong. Remember my friends, diluted EPS cannot be more than basic EPS. ये एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इसको ध्यान में रखा तो अगर कल को आपने डाइल्यूशन टेस्ट में भी गड़बड़ कर दी तो भी आपका फाइनल रिजल्ट डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कंपेयर करके सही कर सकते हैं आप। तो ये चीज का ख्याल रखिएगा एंड आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आया। वैसे ये कॉन्सेप्ट वीडियो हमारे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, हमारे लेक्चर्स में तो कवर्ड है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि सर थोड़ा और डिटेल में और बेहतर तरीके से हमें ये जानना है। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो शूट किया है। ऑब्वियसली उनका तो भला हो ही रहा है, बट उनके पूछने से बाकियों का भी भला हो रहा है। सो यस, हमारे पूरे CFA लेवल 1 के वीडियो कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें ये भी एक ऐड हो जाएगा, सो दैट दिस बिकम्स अ बेटर वीडियो। इसके अलावा जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चैनल पे बहुत धमाकेदार काम होता है फॉर CFA लेवल 1। इसके अलावा इफ यू आर इन सर्च ऑफ अ CFA लेवल 1 वीडियो कोर्स दैट टू इन हिंदी प्लस इंग्लिश, तब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे कोर्स के लिंक्स वगैरह भी देख सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर दैट। वैसे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, यू कैन एक्सप्लोर दैट। बाय द वे, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है, ये जो पूरा PDF था, जस्ट इन केस यू आर लुकिंग फॉर दैट, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट गो एंड क्लिक दैट लिंक एंड यू विल गेट दैट PDF फ्रॉम माई टीम एज वेल। So that is it। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। See you in the next one। Bye।